हमें पता है कि यहाँ पर जब भी जो है वाइवा हॉस्पिटल होता है उसके अंदर कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिनको हमें पिक्चर देख के और डिफाइन करना होता है कि ये सब इसमें हो क्या रहा है, या फिर वो मार्किंग कर देते हैं और पूछते हैं कि बता दीजिए कि आपका जो मार्किंग नंबर 1 है, स्पॉट नंबर 1 है या 2 है, इसमें क्या हो रहा है। तो जो सबसे कॉमन है, जो 80-90 साल से जो है मेडिकल हिस्ट्री में फिजियोलॉजी के वाइवाज हो रहे हैं और ऑस्पीज हो रही हैं और जो नई इजादात हो रही हैं, उसमें लास्ट 10 ईयर्स से जो बहुत कॉमन स्टेशंस हैं जो आते ही आते हैं उनको हमने क्रैक किया है और उसकी ये वीडियो है, आप इसको देख लें। इसमें से अगर 4 स्टेशन भी आपके पास आ जाते हैं तो वाइवा में क्या क्वेश्चंस होंगे वो हम पहले से बता चुके हैं। आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स सब ले जाएंगे। पहला क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके सेमेस्टर के अंदर, आपका रेस्पिरेशन होगा, आपका रेनाल होगा, आपका रिप्रोडक्शन होगा, आपका सीएनएस होगा, उन सब का जितने भी डायग्राम्स और पिक्चर्स हैं ना आपकी गाइडन के अंदर, वो आपने देख कर जानी है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। और आपके पास एक बुक भी आती है फिजियोलॉजी वाइवा हॉस्पी की, आप वो भी ले सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज से हैं वहाँ की कैंटीन से आपको मिल जाएगी ईजिली। तो हमारे पास ये ग्राफ जो है वो लाजमन आता है और यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं ना, सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर, प्रेशर और ये सब, ये वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि हेमोग्लोबिन सिचुएशन का कर्व क्या होता है, ये बता दीजिए। तो आपने इस ग्राफ को देखकर वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब तो ये क्या एक्सप्लेन करना है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द हेमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम सिचुएशन। इसके 2 नंबर हैं। अब 2 नंबर है तो अंदाज़ा कर लें कि ज़्यादा बड़ा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मामूली सा छोटा सा वर्ड, मतलब टू द पॉइंट जवाब लिख के और छोड़ दें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो 80 mmHg जो है प्रेशर होगा। नॉर्मल भी 80 mmHg होता है, ग्राफ में थोड़े चेंजेस भी हों तो भी 80 mmHg लिखेगा, क्योंकि आंसर यही होता है और एज इट इज़ जो लिख के देते हैं वो हर साल नया बनाने की मेहनत नहीं करते। विच टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन हैज़ द मैक्सिमम एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए। ठीक है। इन एल्विलाई 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एल्विलाई के अंदर, जो एल्विलाई की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, एल्विलाई आपका सेलुलर लेवल ऑफ लंग है। ठीक है। तो एल्विलाई के अंदर आपके 1 ग्राम के हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कंटेन करती है, 1.39 ml। 1.39 ml जो है वो आपकी 1 ग्राम हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंटेन करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन बाइंड करने में इफेक्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड पीएच और 2-3 बीजीपी। ठीक है। इतनी सी चीज़ें देखें। सवाल सब जो है वो ये 4 नंबर का था तो हमने यहाँ पे 4 चीज़ें लिख दी। जहाँ पे 2 नंबर का सवाल है, आप देख लें, हमने एक एक वर्ड लिखना है और इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि वो अगर ज़्यादा लिख देंगे उसमें थोड़ा सा गलत हो गया तो 2 में से भी 1 नंबर वो काट लेंगे। तो बेहतर है कि जो जवाब है वो इतना लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें। तो क्या था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं आपको ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन बाइंड करने में इफेक्ट करते हैं। पीटीबी, पीटीबी, पी से पार्शियल प्रेशर, टी से टेम्परेचर, बी से ब्लड पीएच और 2-3 बीजीपी आपने याद रख लेना वैसे ही। अब ये है आपका दूसरा ग्राफ और ये भी बहुत कॉमन है और पता नहीं क्यों देते हैं, क्योंकि वाइवा हो रहा है ना उसके अंदर, जब आपकी वाइवा हॉस्पी होगी ना, जब आपके बैठे हुए होंगे आप इन्विजिलेटर के सामने, सारा कुछ वो वहीं से निचोड़ लेते हैं स्टूडेंट का, फिर भी वो इस तरीके की चीज़ें दे देते हैं। बट चलिए जो भी है, अगर आप कर लेते हैं तो क्रैक कर लेते हैं, आपको पहले से पता है कि आने क्या वाला है, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये लिखा हुआ है राइट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑक्सीजन इन ब्लड। अब इस ग्राफ को देख के पूछ रहा है कि आप, और हमारे पास कौन कौन से मोड होते हैं कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसफर हो। हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीम और हीम के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो बाउंड करता है ऑक्सीजन से 98% और डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन में 2%। यानी आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 98% तक जितना भी ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर जाता है और सिर्फ 2% जो वो डिजॉल्व होता है। व्हाट इज ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व OHDC एंड हाउ दिस कर्व्स लुक लाइक। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है और दिखता कैसा है। 3 नंबर का सवाल और से देखिएगा। दिस इज अ प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ये एक प्लॉट होता है जिसमें पार्शियल प्रेशर पता चलता है आपको ऑक्सीजन का, और ये आपको परसेंटेज बताता है कि कितनी % ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन सेचुरेट हो गई। सेचुरेट मतलब एक हद तक मिक्स हो सकती है, उसके बाद जो है उसकी हद ख़त्म हो जाती है और ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो उसके साथ जो है बाउंड नहीं करती और वो मज़ीद सेचुरेट नहीं होती। ठीक है। इट इज़ नॉर्मली सिग्मॉइड शेप ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ हेमोग्लोबिन। इसकी जो शेप होती है ना कर्व की, वो सिग्मॉइड शेप होती है ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ हेमोग्लोबिन। और ये जो शेप है ना वो आप देख सकते हैं, ये शर्ट राइट की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। तो यानी ये जो आपका कर्व है ये बन रहा है और सेचुरेशन हो रही है, मजीद जो है वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो है सेचुरेट हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ द राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन इंडिकेट्स। अब यहाँ पे क्योंकि राइट कर्व दिखा रहा है कि क्या, तो ये पूछ रहा है कि अगर राइट कर्व हो रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है।
भाई राइट शिफ्ट इंडिकेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। राइट शिफ्ट हमें ये दिखाती है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में से रिलीज हो रहा है, सिंपल। व्हाट फैक्टर्स दैट शिफ्ट द राइट कर्व शिफ्ट टू द शिफ्ट द कर्व टू द राइट, कौन से फैक्टर्स हैं जो कर्व को राइट की तरफ ले जाते हैं? तो ये है इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज पीएच, इंक्रीज ओएच और इंक्रीज 2 GP 2 3 GP जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें। बस उसके आगे क्या लिखना है, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज ब्लड पीएच और इंक्रीज 2 3 BGP, सिंपल। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे हमने CNS भी पढ़ा है तो उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछने के नेम द स्ट्रक्चर। अब वहाँ पे हमारे पास कलर्ड पिक्चर नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कलर्ड पिक्चर नहीं होती, तो वहाँ पर सिंपली ब्रेन बना हुआ होता है। उसका आपके पास जो है वो सेरेब्रम बना हुआ होता है, कलर्ड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई दिखाते हैं, सेरेब्रम बना हुआ दिखाते हैं और ब्रेन बना हुआ दिखाते हैं और पूछते हैं कि भाई इनका नाम बता दें, और स्पाइनल कॉर्ड को मार्क करके पूछते हैं कि भाई इसका फंक्शन क्या है, बस। तो इस तरीके की पिक्चर आती नहीं है अमूमन, लेकिन इसको फिर भी देख लीजिएगा। आती नहीं है तो मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर कलर्ड के अलावा भी आ जाए तो क्या कर सकते हैं, नेम द स्ट्रक्चर। इसके 2.5 नंबर है आपके पास, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सिंपल। नेम द लोब्स ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके लोब्स ना बता दें, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब, 4 लोब होते हैं इसके। FPOT, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? ये आपकी ये आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स को जो है कोऑर्डिनेट करवाते हैं, जैसे पोस्चर हो गया, स्पीच हो गया और स्मूथ बैलेंस हो गया और मसल की एक्टिविटी हो गई, बस। अब ये जो है वो ये बहुत पसंदीदा है, पता नहीं क्यों, पर ये दे देते हैं और ये पिक्चर हर हॉस्पिटल में बनी हुई होती है, बच्चा के बताती हैं यहाँ बस आया था। ये जो इतनी सारी मार्किंग्स दिख रही है ना आपको, पोस्टीरियर लोब, कोरोइड प्लेक्सस, फोर्थ वर्टिकल, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ ये बस आगे 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है और नीचे पूछ रहे होते हैं कि ये कहाँ पे क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो इसको आपने खुद ही ड्रॉ ड्रॉ के रट्टा मार के जाना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। दिस इज योर मेरिला ऑब्लिंगेटा, इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स, और ये आपके पास एंटीरियर लोब हो गया पर्पल वाला, ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ये आपका आर्बर विटाई हो गया, ये आपका पोस्टीरियर लोब हो गया। अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि द व्हाट मेक्स अप द सेरेबेलम, सेरेबेलम को कौन सी चीज़ें मिलकर बनाती है? द सेरेबेलम कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर which are connected by the vermis, a narrow midline area. Like other structure, the central nervous system, the cerebellum consists of grey matter and white matter. Simple, खत्म, शुद्ध। इससे ज़्यादा नहीं बताना, 2 नंबर है, ज़्यादा क्या कर लेंगे आप। What is the function of posterior lobe of cerebellum? cerebellum के posterior lobe का क्या काम है? Posterior lobe of cerebellum is the portion below primary fissure, ये भी मत लिखना। पूछा है फंक्शन क्या है posterior lobe का, बोलो it plays an important role in fine motor coordination, सिंपल। 2 नंबर है, इतना सारा लिख दिया, गलती हुई बात मसला हो जाएगा। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, सिंपल। द cerebellum relates to the brain stem by, किस तरीके से कनेक्ट होता है? cerebellum is connected to the brain stem by 3 pairs of cerebral peduncles, ये रहा पेडंकल्स बने हुए हैं इसके, ब्रेन से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं पेडंकल्स के थ्रू, ठीक है। The cerebellum is connected to the brain stem by the 3 pairs of cerebellar peduncles. The anterior lobe separate from the posterior lobe of the cerebellum by, किससे जो है वो anterior lobe posterior lobe से separate होता है, differentiate होता है। The anterior lobe is separated from the posterior lobe by the primary fissure. Primary fissure के through anterior और posterior जो है आपस में अलग से divide होते हैं। What are the function of cerebellum? cerebellum के function क्या है? मैंने क्या बोला था कि डिटो, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, 2 नंबर है, 2 पॉइंट्स लिख दें कि इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट सच एज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग मोटर बिहेवियर्स, सिंपल। अच्छा, ये वाली पिक्चर जो मोस्ट, ये भी पसंदीदा, 7 स्टेशन होते हैं, मजाक नहीं है, तो दे देते हैं, वो काफ़ी डेटा देते हैं। तो ये पिक्चर भी आपके पास बनी हुई होगी, ये लास्ट ईयर आई थी तो आई गेस इस साल नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी, यानी अगर आप इस साल कर रहे हैं तो ये ना करें, अगर आपका वाइवा 2020 में है, 2022 में, सॉरी 2022 में है, तो ये आएगी लाजमन। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सोमेटिक मोटर पाथवे। सोमेटिक है तो वो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। दे पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ इनपुट टू लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। व्हाट पाथवेज आर फाउंड इन द सोमेटिक मोटर नर्वस सिस्टम? सोमेटिक मोटर नर्वस सिस्टम के पास कौन से पाथवेज हैं? 2 पाथवे होते हैं, एक होता है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल और एक होता है रूब्रो स्पाइनल पाथवेज। नाम लिख दे, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक एंड सोमेटिक सेंसरी एंड सोमेटिक मोटर? The key difference between the somatic motor division sends the voluntary commands to the skeletal muscle, where the somatic sensory
Receptors are in the skin and muscle tendons which send information from the spinal cord to the brainstem and वाया एफरेंट एरिया। तो ये क्या करता है कि सोमेटिक डिवीजन क्या करती है कि वॉलंटरी कमांड भेजती है स्केलेटल मसल्स को, जबकि जो आपके सोमेटिक सेंसरी होते हैं और आपकी स्किन और मसल टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को पहले स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं, वहाँ से ब्रेन स्टेम में जाती है, फिर वहाँ से वो आपके न्यूरॉन्स के एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन में जाती है। व्हाट आर द सिंपल नर्व पाथवे इन द बॉडी? सबसे सिंपल नर्व पाथवे कौन सा है बॉडी के अंदर? तो वो है यहाँ पर मोनोसिप्टिक, एक साइनेप्स है उसके अंदर। तो सबसे सिंपल है, वो सीधा सीधा जाके अपना काम कर देता है, उसके अंदर ज़्यादा साइनेप्स नहीं आते, तो उसको ज़्यादा बार बार जब वो कैल्शियम की चैनल ओपन होने के और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के जो है झंझट नहीं करने पड़ते, एक ही दफ़ा के सिग्नल में मोनोसाइनेप्स के थ्रू आपका काम जब हो जाता है। दिस इज़ अ सिंपल वन। सिर्फ मोनोसाइनेप्टिक पाथवे लिख दीजिएगा, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाई डू वी डिवाइड द सोमेटिक मोटर पाथ हाउ डू वी डिवाइड द सोमेटिक मोटर पाथवे? सोमेटिक मोटर पाथवे किस तरीके से डिवाइड करते हैं? The somatic motor pathways of brain and spinal cord are divided into pyramidal and extrapyramidal system. Simple, नाम इससे ज़्यादा नहीं लिखना। What is glomerular filtration? ये मैंने पिक्चर बनाई हुई थी, अच्छा मैंने फिर भी प्यारी बनाई हुई है, तो पता नहीं उन्होंने क्या इतना गंदा से बनाया है। एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, इसका काम क्या होता है कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रेशन। ठीक है, FRSC ये इसका काम होता है। ये आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये आपका बोमेन कैप्सूल है, ये आपका पेटिबुलर कैपिलरीज है, ये आपकी रेनल वेन है। तो ये क्या हो रहा है, यूरिनरी एक्सक्रीशन का जो पूरा मेथड बना रखा है। तो व्हाट इज़ GFR? GFR क्या होता है? बस द रेट ऑफ GFR, द रेट इज़ एट विच द ब्लड पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलाई ईच मिनट। तो एक मिनट के अंदर कितने ग्लोमेरुलाई जो है वो आपके ब्लड में से पास होते हैं, तो वो जो है वो फिल्ट्रेशन रेट को डिफाइन करता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल एडेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? 120 ml जो है वो इन अडल्ट जो होता है नॉर्मल। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन? द बैरियर हैज़ थ्री मेजर कंपोनेंट्स। पहला फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन GBM, एंड पोडोसाइट्स विद देयर स्लिट्स डायफ्राम। ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू नेफ्रॉन? ग्लोमेरुलस पे जाता है, वहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलेट में, वहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलेट में। तो GPD से इसको शॉर्ट सा याद कर लें, और GPD रट्टा लगा लें, हाथ पे लिख लें और जाएंगे तो याद आ जाएगा। ग्लोमेरुलस पहले, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। अब ये पूछा आइडेंटिफाई द पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पेशेंट की जो है स्टेथोग्राफी करते हैं स्पायरोमीटर से। इसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट की मतलब लंग की जो है वो क्या कैपेसिटी है। तो इसमें जवाब क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द पिक्चर, 4 नंबर है इसके, तो अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। द पिक्चर डिपिक्ट्स अ पेशेंट टेस्टिंग फॉर लंग फंक्शन थ्रू स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री हो रही है, लंग फंक्शन टेस्ट हो रहा है, LFT बोलते हैं इसको। व्हाट इज़ द टेस्ट एंड वाई इज इट इज़ इंडिकेटेड? ये कि हम इस टेस्ट को, ये क्या टेस्ट क्या होता है और ये क्यों इंडिकेट किया जाता है, इससे क्या इंडिकेट होता है? द स्पायरोमेट्री इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पल्मोनरी फंक्शन एंड ब्रीथिंग टेस्ट। ये बहुत कॉमन जो है वो पल्मोनरी और पल्मोनरी फंक्शन और ब्रीथिंग टेस्ट है। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, ये उनका हम करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेस्ट मेजर्स हाउ मच एयर यू कैन ब्रेथ इन एंड आउट फॉर योर लंग्स एज वेल एज हाउ ईजिली एंड फास्ट यू कैन ब्लो द एयर आउट ऑफ योर लंग्स। अब इसमें हम क्या कहते हैं, बाद लोग वहाँ पर सांस की शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन ना वो बूढ़े होते हैं ना उनको हार्ट का कोई मसला होता है, बट स्टिल उनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हम ये टेस्ट करके पता करते हैं कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी नॉर्मल से कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। और क्योंकि हमारे पास पहले से जो है डेटा मौजूद होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई डिजीज़ है पुरानी, या ये जो है स्मोक ज़्यादा करते हैं, या किसी रीज़न से जो है इनको जो है प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये मोस्ट कॉमन है और सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। यानी ये जो मशीन है हमारे पास इतनी कॉमनली अवेलेबल है कि हम इसको वो परफॉर्म करवा सकते हैं और हर क्लिनिक में मौजूद होती है। व्हाट इज़ दिस टेस्ट यूज फॉर? ये टेस्ट यूज होता है, इट इज़ अ सिंपल टेस्ट यूज फॉर हेल्प एंड डायग्नोज द मॉनिटर सर्टेन लंग कंडीशन बाय मेजरिंग हाउ मच एयर यू कैन ब्रीथ इन एंड आउट विद वन फोर्स्ड ब्रेथ। एक सांस में आप कितनी एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं, कितनी एक्सहेल कर सकते हैं, आपकी जो डिपोजिशन वॉल्यूम कितना है, आपका वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी है, ये सब जो है वो हम इस टेस्ट में जो है डिटरमाइन करते हैं। वर्ड टू वर्ड चीज़ लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। अब ये दूसरी वही पिक्चर है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा ये थोड़ी सी मॉडर्नाइज्ड है, वो कलरफुल नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है कि द पिक्चर डिपिक्ट्स अ पेशेंट टेस्टिंग फॉर लंग फंक्शन टेस्ट टू स्पायरोमेट्री। व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ स्पायरोमेट्री टेस्ट के कौन से नॉर्मल लेवल्स होते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT, और नॉर्मल वैल्यूज़ के 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। व्हाट कंडीशंस कैन बी डायग्नोज विद स्पायरोमेट्री? कौन सी कंडीशन जो है डायग्नोज हो सकती है? अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD,
chronic obstructive pulmonary disease and other condition that affect breathing. अस्थमा कॉमन है, अस्थमा लिख देंगे, काफ़ी है. What is the testing procedure and why it is performed? टेस्टिंग प्रोसीजर क्या और ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? दिस टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग कैन होल्ड, कितना अमाउंट ऑफ एयर जो आपकी लंग होल्ड कर सकती है यह मेजर करते हैं. द टेस्ट ऑल्सो मेजर्स हाउ फोर्सफुली यू कैन एम्प्टी द एयर फ्रॉम द लंग्स, और कितने प्रेशर से आपके जो लंग्स जो है डायफ्राम ऊपर जाकर आपका लंग्स को खाली करवा सकता है, ये भी हम मेजर करते हैं. और इसमें हम जो है इस पर ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें एक डेटा मिल जाए कि जो डिजीज़ हैं वो आपके इफेक्ट को कितना जो वो लंग्स को जो कितना इफेक्ट कर चुकी हैं. दैट्स इट, थैंक यू.